वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी के एक और पीवाईक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो एक तो यूपीपीएससी के डिटेल में पीवाईक्यू कर रहे हैं जो आपके यूपी पीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आरओ के लिए और बीईओ के लिए ना। इसको देखिएगा, जितने ज़रूरी है सिर्फ यूपी पीसीएस में जितने पूछेंगे हम लोग वो करेंगे। आप अभी क्या पूर्वालोकन वगैरह में क्या बहुत ज़्यादा है, आप सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी था इनके उठा लोगे ना तो आप साल भर उस वही नहीं ख़त्म कर पाओगे। कितना याद करोगे भाई, और इररेलेवेंट भी हो गए हैं बातें, उनसे कोई मतलब नहीं, जो जिस तरह के पूछे ही नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप सिलेबस को कवर करिए, सिलेबस का जितना एक एक पॉइंट है उसको कवर करिए, फिर अपना पीवाईक्यू से एज अ मॉक की तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरी तैयारी पीसीएस की करना चाहते हैं, आरओ की, बीईओ की, तो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। प्री प्लस मेंस की संपूर्ण तैयारी, पूरे नोट्स भी हम आपको देते हैं, कहीं से कोई बुक नहीं लेनी होती है, डाउट क्लियरेंस भी मिलता है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देते हैं। चलो, आज का है सवाल, कह रहे हैं 10th शेड्यूल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मैंने कल ही आपको जब लास्ट सेशन करा था आपको बताया था मैंने। 10th शेड्यूल किससे संबंधित? एंटी डिफेक्शन, पंचायती राज, लैंड रिफॉर्म या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक, तो बहुत ही आसान हो गया। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून देखता है, जो कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52 एक सेकेंड 1985 के थ्रू ऐड करा गया था भाई 10वीं अनुसूची में। ठीक है, अब पंचायती राज ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा गया बता सकते हो आप? कल बताया था मैंने आपको, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 हो जाएगा। लैंड रिफॉर्म्स वगैरह ये हमने जो है 9वीं अनुसूची में डाला था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये 7th शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। और ये पंचायती राज है कहाँ पे भाई, कौन से शेड्यूल में? अगर शेड्यूल पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा? 11th शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, यानी इनमें से कौन संघ सूची का हिस्सा नहीं है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसेस या गैस। तो कौन इसका हिस्सा नहीं होगा ये आपको बताना है यहाँ पे। देखो, बैंकिंग भी हो गया ये यूनियन लिस्ट में, इंश्योरेंस भी यूनियन लिस्ट में, सेंसेस भी यूनियन लिस्ट में। गैस जो होगी ये आपकी यूनियन लिस्ट में ना आके ये किस में आती है भाई? स्टेट लिस्ट में आती है ना। गैस किस में आती है? स्टेट लिस्ट में आती है। और गैस की तो बहुत ही मारा मारी इस बार हुई युद्ध के चक्कर में, ये आपसे पूछा भी जा सकता है भाई, तो याद रखिएगा इसको। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल? एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, पुलिस, फॉरेस्ट। इनमें से 7वीं अनुसूची में कौन आता है? तो देखो, स्टेट लिस्ट में कौन आएगा अगर पूछेगा आपसे तो बहुत ही आसान है भाई, राज्य सूची के विषय तो रेलवे पुलिस हो जाएगी, है ना। जो रेलवे पुलिस होगी ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आ जाती है। और एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, फॉरेस्ट है, ये पहले आता था स्टेट लिस्ट में, अब ये कंकरेंट में है। तीनों ही किस में आ गए हैं? कंकरेंट में आ गए हैं। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में ये डाले गए हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट। फिर से देखिए वही सवाल है, राज्य सूची में कौन है? कह रहे हैं रेलवे पुलिस, कॉरपोरेशन टैक्स, सेंसेस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो आसान हो गया, ये तो आप बता सकते हो कि भाई रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट का पार्ट हो गई, रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट में आ गई। तो कॉर्पोरेट टैक्स कौन लगाता है भाई? यूनियन लगाता है, यूनियन लिस्ट में आ जाएगा, है ना। सेंसस, जनगणना की अगर बात करें, सेंसस ये कौन कराता है भाई? ये भी यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग की बात करें तो ये आपका किस में आ जाएगा भाई? ये आपका आ जाएगा कंकरेंट लिस्ट में। देखो, याद रखना ये सब फंसेंगे आपसे, क्योंकि सेंसस देखो, जनगणना जो है इस बार हो भी रही है ना, जनगणना किसका विषय है? यूनियन लिस्ट का, याद रखना। कॉर्पोरेशन भी हो गया, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग ये कंकरेंट में आ जाता है, ठीक। चलो, फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। अब कंकरेंट में जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर है, पुलिस है, प्रिजनर है, पब्लिक ऑर्डर है, तो इसमें कंकरेंट में कौन है? ये जितने इसमें मैं सवालों में करा रहा हूँ ना, अगर सब्जेक्ट पूछेगा तो इन्हीं में से ही आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि यही मोस्ट रेलेवेंट है, ठीक है। अब जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर है, सीआरपीसी जिसको बोलते हैं, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट हो जाती है ना, ये कंकरेंट लिस्ट में आ जाती है। बाकी पुलिस, प्रिजन्स, पब्लिक ऑर्डर ये तीनों ही आपका स्टेट का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है आपका, ये तीनों ही स्टेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कोहेलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कोहेलो केस किससे संबंधित है भाई? 7 शेड्यूल से, 8th शेड्यूल से, 9th शेड्यूल से या 10th शेड्यूल से? तो कोहेलो केस किससे संबंधित है? तो अगर कल वाला लेक्चर आप फॉलो करे होगे तो आप समझ गए होगे भाई, जो कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस था ये 2007 में आया था, है ना। 9 जज की बेंच थी इसमें, किसने? 9 जज की बेंच थी, ठीक है। इन लोग ने ये फैसला दिया था कि जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल, 9 जज 9 शेड्यूल कि जो 9 शेड्यूल में कानून डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकेगा, जो भी 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानून है। इसके पहले के कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, पर इसके बाद के कानूनों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ना। तो इंपॉर्टेंट है, कोहेलो केस 9 शेड्यूल से संबंधित है, 9 जजेस की बेंचेस ने फैसला दिया था, 2007 का केस है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा था 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं ये आपको बताना होगा। तो छठी अनुसूची में एक तो असम आता है, ठीक है, मेघालय आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, मिजोरम आ जाता है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये आते हैं, यानी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। 118 कह रहा था 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 11वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची म्यूनसिपैलिटी से, पंचायती राज से, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से या रिमूवल ऑफ करप्शन से। तो 11th शेड्यूल हमें पंचायती राज के बारे में बताता है, जिसको मैं कितनी बार बता चुका हूँ, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से ऐड करा है। म्यूनसिपैलिटी ये 12th में है भाई, इसको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से ऐड करा है, ठीक है। फिर कह रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू। अब भारतीय संविधान में कितने पार्ट हैं? 16, 22, 24 या 25। तो कितने भाग है भाई? देखो ओरिजिनली जब संविधान बना था तब कितने थे और अभी कितने, दोनों ही बताना है ना। प्रेजेंट में कितने हैं, ओरिजिनली कितने थे। तो जब संविधान बना था तब तो 22 पार्ट थे भाई, है ना। तब कितने थे? 22 पार्ट थे। प्रेजेंट में आप देखोगे तो 25 पार्ट हो गए हैं। कितने हो गए? 25 पार्ट्स हो गए हैं भाई। अब जैसे कुछ सब पार्ट है ना, जैसे पार्ट 4A है, पार्ट 4A इसको हमने जोड़ा था ना, ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। 9A है, इसको हमने जोड़ा था भाई, इसमें म्यूनसिपैलिटी आ जाता है ना, इसमें म्यूनसिपैलिटी आ जाता है। 9B की बात करें, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाता है। पार्ट 14A की बात करें, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आ जाता है आपका, है ना। और एक पार्ट था पार्ट 7, उसको हमने हटा दिया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने भागों में डिवाइडेड है? तो 25 भाग कह सकते हो, ठीक है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना है? 3 टीयर सिस्टम और पंचायती सिस्टम, है ना। तो 3 टीयर सिस्टम कहाँ पे दिया है भाई? जैसे विलेज है ना, गांव है, विलेज लेवल हो जाएगा, फिर ब्लॉक लेवल हो जाएगा, तीसरा आपका कौन सा होता है भाई? डिस्ट्रिक्ट लेवल कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज लेवल पे कौन होगा भाई? ग्राम पंचायत जिसको आप बोलते हो, ये विलेज लेवल पे काम करेगी ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पे काम करेगी पंचायत समिति। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन काम करेगा भाई? जिला परिषद, है ना। तो विलेज पे ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक में पंचायत समिति होगी, डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद हो गई। ये हमें कहाँ दिया हुआ भाई? पार्ट 9, 10, 11 या 12 में। तो ये हमें दिया हुआ है पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस में दिया हुआ है? पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से ऐड करा है। इसमें 29 विषय दिए हुए हैं, जैसे रोड बनाना, लाइट बनाना, सफाई करना, है ना, ये सारी चीज़ें। गाँव में जो टैक्स लगते हैं मेलों पे वो लगाना, ये सब पंचायती राज सिस्टम में हमने यहाँ डाला है, ठीक। चलो अगला देख लो। विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यानी कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है भाई? तो किसके बारे में बताता है? भाग 11 चैप्टर 2, 12 चैप्टर 1 या 2। तो पार्ट 11 चैप्टर 1 जो है, पार्ट 11 का चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताता है। आर्टिकल भी अगर पूछ ले आपसे तो ये है 245 से 255 में, है ना, ये 245 से 55 में है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है वो आ जाते हैं आपके 256 से 263 में, 256 से 263 में पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 3 में फाइनेंशियल रिलेशन आ जाते हैं, यही पार्ट 12 के पार्ट 3 में,
जो कि आर्टिकल 268 से 293 में है। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, है ना। 245 से 55 लेजिस्लेटिव रिलेशन, 56 से 63 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, 63 से 93 आपके, 63 से क्यों 93, 68 से 93 करो यार, है ना, ये फाइनेंशियल रिलेशन। चलो आगे देख लेते हैं। इनमें से कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग, पार्ट 2 फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 सिटीजनशिप, 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 DPSP। कौन सा सही मैच कर रहा है? तो ये सी वाला है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की बात करें पार्ट 3 में है, सिटीजनशिप की बात करें पार्ट 2 में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ठीक है, और DPSP पार्ट 4A में है। ठीक है, पार्ट 4A कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ पार्ट 4 में। ठीक है, सिर्फ पार्ट 4 में, 4 में तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। चलो अब फिर कह रहा है ये संविधान के भाग हैं 9, 8, 4A और 9 है, इनका मिलाना है आपको। इंग्लिश में भी देख लो भाई। तो पार्ट जो 9 है उसमें क्या दिया हुआ है भाई? पार्ट 9 में पंचायत के बारे में दिया ना, जिसको हमने 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड भी किया हुआ है। तो यानी ए में 3 दिख रहा है, ए में तो ऑप्शन तो यही हो गया, एक भी आता हो आपका काम बन जाएगा। पार्ट 8 की बात करें अगर, तो उसमें क्या है, यूनियन टेरिटरी के बारे में है। 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई। इसको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा है। पार्ट 9A और शेड्यूल पूछे तो 12 शेड्यूल हो जाएगा। पंचायत के लिए 11 शेड्यूल है भाई। चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्राइब्यूनल। ठीक है, जैसे पंचायत कह रहा पार्ट 9A में है, म्यूनसिपैलिटी 9A में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में है, ट्राइब्यूनल पार्ट 10 में है, ये गलत हो जाएगा। ट्राइब्यूनल किस में है? पार्ट 14A में है। अब देखो पंचायत को कब ऐड करा, अभी मैंने बता दिया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। म्यूनसिपैलिटी को 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 हो गया। और वहीं ट्राइब्यूनल जो है ये हो जाएगा आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना। और ट्राइब्यूनल के लिए आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, 323A, 323B, है ना, इन दोनों में दिया हुआ है। चलो अब ये वाला मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, संघ यानी यूनियन, और आपत उपबंध यानी एमरजेंसी। इसको भी मिला लो भाई, बहुत ही आसान है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी 4A हो गया, ठीक है, एमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 हो गया, यूनियन आपका पार्ट 5 हो गया, है ना। आसान हो गया कि नहीं? मिला लो भाई हिंदी वाले भी एक बार। तो आंसर इसका हो जाएगा A। ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर को करते हैं समाप्त। मज़ा आया होगा आपको। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और एक गलती मत करिएगा, रिवीजन ना करने की, है ना। रिवीजन ज़रूर करिए। अब देखिए जैसे 125 सवाल हो गए हैं, तो आप कोशिश करिए 2 दिन में इन पूरे 125 सवाल का रिवीजन कर लीजिए, है ना। रिवीजन ज़रूर करते रहिए, नहीं तो पीछे का पढ़ा सब भूलते जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। एक PYQ मैं हिस्ट्री का चालू करने जा रहा हूँ, है ना, हिस्ट्री का, उसको भी करेंगे। और बाकी पूरी तैयारी के लिए आप हमसे जुड़िए, बहुत शानदार तैयारी घर बैठे आपको कराएंगे, सब कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। बस आपको पढ़ने के लिए उत्सुक होना है, पढ़ने के लिए आपको टाइम निकालना है। बस पढ़ना आपको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए, बस बाकी सब हम आपको देंगे।